चंद्रशेखर रावण रामपुर की घटना को लेकर लाइव आ रहे हैं। ताकतवर का मतलब है कि अगर वो ताकतवर इंसान वहां है तो कोई जालिम, कोई गलत व्यक्ति किसी कमजोर के साथ अन्याय नहीं करेगा। इसको मैं ताकत मानता हूं। और अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। ये आपके लिए और उन सब के लिए जो अन्याय पे चुप है किसी ना किसी कारण से। और दूसरी बात ये, जो एक महान क्रांतिकारी ने कही, जिनका नाम था चे गुवेरा, कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े अन्याय के खिलाफ कि कहीं वो मर ना जाए। जीवन और मृत्यु ये एक ऐसी सच्चाई है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको जाना है। अपने लिए हर कोई जीता है, पशु पक्षी जानवर, लेकिन अपने से आगे बढ़ के अपने परिवार के लिए भी वो सोच लेते हैं। लेकिन इंसानियत और इंसान जिसको कुदरत ने, आप जिस भी धर्म में और उसको जिस आधार पे मानते हैं, उस कुदरत ने इंसानों को समझ बूझ दी है, सोच दी है, दिमाग दिया है सोचने के लिए, और ताकत दी है करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए। सिर्फ अगर आप ताकतवर हैं, उसको जानने का अगर मैं प्रयास करूं कि ताकतवर किसे कहते हैं, या बताने का प्रयास करूं, तो मैं मानता हूं ताकतवर वो व्यक्ति है जिसके संरक्षण में हर कमजोर आदमी अपने आप को ताकतवर महसूस करे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। वो ताकतवर नहीं होता है जो ताकत के दम पे किसी से मारपीट करता है, जाति धर्म के नाम पे किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी की बहन बेटी का अपमान करता है, किसी बहन बेटी पर जुल्म करता है, गरीबों को सताता है। वो ताकतवर नहीं होता है। ताकतवर का मतलब है कि अगर वो ताकतवर इंसान वहां है तो कोई जालिम, कोई गलत व्यक्ति किसी कमजोर के साथ अन्याय नहीं करेगा। इसको मैं ताकत मानता हूं। और एक संत ने कहा कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, वो भी मर जाता है जिसका जमीर मर जाता है। मेरे हक वंचित समाज के पहरेदारों, ये देश 14 अगस्त को 1947 को अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। 16 अगस्त को, 17 अगस्त को क्या बदला, ये चर्चा का विषय है। 14 तारीख को जिनके पास एक गज जमीन नहीं थी, घर नहीं था, नौकरी नहीं थी, खेती के लिए जमीन नहीं थी, जिनके पास रोजगार नहीं था, जिनको स्कूलों में पढ़ने की आजादी नहीं थी, जिनको सार्वजनिक स्थलों पर जाने की आजादी नहीं थी, जिनके पास कोई उद्योग नहीं था, आजादी की सुबह के साथ उनके जीवन में क्या बदला। धन धरती राजपाट में बंटवारा हुआ या नहीं हुआ। जो लोग हाशिए पे थे उनके जीवन में सुख शांति और खुशहाली है, इसके लिए क्या प्रयास हुआ। और अगर 75 सालों में लोगों के पास घर भी नहीं बन पाए, पक्के गांव देहात में जाकर देखिए, तो आपको एहसास होगा कि राजनीतिक व्यवस्था ने हमें क्या दिया है। मैं आज जो लोगों से वादे करता हूं वो हवाबाजी नहीं करता हूं। मैं राजनीतिक शक्ति को समझता हूं कि राजनीतिक शक्ति के जरिए कितने बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, मुझसे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं रामपुर की घटना में अपनी बात रखूंगा। क्या हुआ रामपुर में? मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया, झूठ भी फैलाया कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ। कोई दो पक्षों में झगड़ा नहीं हुआ। एक जमीन थी जिसपे कूड़ा कचरा डाला जाता था, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग रहते हैं जहां, उन्हीं जातियों के घरों के पास वो जमीन थी।
जैसा मैंने कहा, धनदर्ती राजपाट नहीं बटाया, तो उनके पास कोई बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क, कोई बुद्ध विहार, कोई अम्बेडकर भवन, कोई गुरु रविदास घर, कोई भगवान वाल्मीकि महाराज का घर, या कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहां बैठ के अपनी बातचीत कर सकें और अपने त्योहारों को सामूहिक रूप से जहां जो है वो मना सकें। जिन पे ऐसा कुछ भी नहीं था आजादी से पहले, सरकार ने क्या उनके लिए व्यवस्थाएं की है? क्यों हमारे लोगों को छोटी छोटी चीजों पे संघर्ष करना पड़ता है? ये जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार टैक्स लेती है उसकी, या जो जनता टैक्स देती है उसकी? ये करना सरकार को चाहिए था। ये जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों की थी कि सबकी धार्मिक आस्था का, सबके अधिकारों का सम्मान रखा जाए। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से भाग गए। आज का लोकतंत्र तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गया। 2 महीने पहले उस पार्क पर बाबा उसकी सफाई करके हमारे लोगों ने अपना कूड़ा कचरा हटा के और उस पर बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगाया, जिसको ग्राम प्रधान ने जिसके फीता जिसका काटने काम किया, उस बोर्ड का अनावरण किया। यानी कि वो बोर्ड सबकी सहमति से लगा और 2 महीने से वो बोर्ड, बड़ा पक्का बोर्ड वहां स्थापित है। एक दिन में नहीं लगा, रात के अंधेरे में नहीं लगा, दिन के उजाले में सबके सामने लगाया। और गांव के कुछ लोगों को उस पे उनका विरोध था कि ये यहां नहीं बनना चाहिए। जिनका विरोध था वो भी वहां से बहुत दूर रहते हैं, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग दूर रहते हैं। ये बात शासन प्रशासन के पास गई। हमारे लोगों ने वहां के अधिकारियों से बात कही और उनसे कहा कि ये ग्राम पंचायत की जमीन है, हम इस पे काबिज हैं, हम इस पे बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क चाहते हैं। वो कई बार अधिकारियों के पास गए। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, अगर ये बात अधिकारियों ने पहले सुन ली होती तो आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। अधिकारियों की लापरवाही, उनकी हिलावाली और दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, पिछड़े वर्ग के जातियों के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो सरकार का रवैया है, उसी का खामियाजा उस गांव के लोगों को भुगतना पड़ा। उस दिन हुआ ये कि माताएं बहनें पार्क पर थी, गांव का कोई पुरुष नहीं था। जो बच्चे पेपर दे के आए, सुमेश जिसकी हत्या हुई वो भी 10वीं का पेपर दे के आया था, वो मौजूद थे। पुलिस, कुछ थोड़ी सी पुलिस वहां मौजूद थी। अचानक से अहंकार में एसडीएम साहब, जो है, साहब कहना पड़ेगा क्योंकि अब बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम साहब मौके पर आ जाते हैं। अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी होती है। अधिकारी मालिक नहीं होता है, अधिकारी कर्मचारी होता है, जनता का सेवक होता है। उसी जनता के टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है, उसी से उसको खाने के लिए अच्छी रोटी और सुख सुविधाएं मिलती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, उन्हीं जनता की सेवा करने के लिए। आते एसडीएम साहब खाकी पहने हुए कर्मचारियों को आदेश देते हैं कि इनको हटाओ। जब महिलाओं को हटाया जाता है तो महिलाएं इसका विरोध करती हैं। आप जाकर देखेंगे, मैंने जाकर देखा है, वो रेतीली जमीन है, एक कंकड़ आपको नहीं मिलेगा वहां। महिलाएं वहां लाठी डंडे तलवार लेके नहीं खड़ी थी, उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होगा। और फिर पुलिस की लाठी उन महिलाओं के शरीर पे पड़ती है, उनको पीटा जाता है, गलत जगह से छुआ जाता है, धक्के दिए जाते हैं। वो जो बच्चे उनके साथ खड़े थे वो विरोध का हिस्सा बनते हैं। आप महसूस कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के नाम पे जो तांडव वहां हुआ, नरसंहार जो हुआ वहां, उसको भी आप समझिए कि आपने कहीं नहीं देखा होगा पूरे देश में। हजारों घटनाएं हमने देखी हैं। बड़ी बड़ी जमीनों पे पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है, दबंगों ने, ताकतवर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो एक गज जमीन नहीं छुटा सकती सरकार। इतनी पंचायत की जमीन जो है, ग्राम पंचायत की, दबी हुई है हर गांव में, कहीं 200 बीघे, कहीं 300 बीघे। लेकिन उस 1.5-2 बीघे जमीन पर, जो कि पहले से दलित उस पर काबिज थे, उस 1.5-2 बीघे जमीन के लिए
गोली चलाई जाती है निहत्थे दलितों पे। ये जलियांवाला बाग कांड जैसा है लगभग। गोली चलाई जाती है, एक बच्चे के सिर को चीर के गोली निकल जाती है फाड़ते हुए, और एक बच्चे को 2 टांग में गोली लगती है, एक को हाथ में लगती है। और ये होने के बाद भी पुलिस गोली चलाती है। 8-10 राउंड जो मुझे बताया गया गोली चली। जब उसके परिवार के लोग उस बच्चे को खींच के बाबा साहब के बोर्ड पर ले आते हैं, और जब अहंकारी एसडीएम को वो नौजवान 17 साल का खून में लथपथ बंद सांस से दिखाई देता, तो एसडीएम के पैर उखड़ जाते हैं, एसडीएम भाग जाता है। आपने देखा कोई एसडीएम नाम पद का कर्मचारी पत्थर उठा के महिला को पीटता है, और मैंने वीडियो भी जारी करवाई। आप देखिए किस तरह से जातिगत गालियां दी जा रही हैं, जैसे मन मना के ये सब चीजें की गई। फिर बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, परिवार अड़ जाता है कि किसी भी कीमत पे हम डेड बॉडी नहीं उठने देंगे, हम अपने बच्चे को न्याय दिला के रहेंगे। अधिकारी जाके समझाते हैं, बात आगे बढ़ती है। जब पुलिस पूरे गांव की घेराबंदी कर देती है, नया आदमी कोई जा नहीं पाता है, और बड़ी देर के बाद घायलों को अस्पताल लेके जाया जाता है। आपको जान के अचरज होगा कि सोमेश ने तो मौके पर दम तोड़ दिया, लेकिन अमित जो अस्पताल जाता है उसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है, और यह बताया गया कि उसके पैर में गोली है, फंसी हुई है गोली। लेकिन आपको जान के अचरज होगा, मैंने कुछ देर पहले ट्वीट किया था, कुछ घंटे पहले, अभी तक अमित के पैर की गोली नहीं निकाली गई। 36 घंटे ज्यादा समय बीत गया। मैंने कल भी ये शंका जाहिर की थी कि ऐसा ना हो इन्फेक्शन होकर उसकी टांगे काटनी पड़े या उसकी जान चली जाए। क्यों सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज अच्छा नहीं हो रहा है? क्यों उसको हायर सेंटर रेफर नहीं किया जा रहा है? अगर डॉक्टर की कमी है, किसी और चीज की कमी, क्योंकि वो आई विटनेस है, उसने मौके पर देखा है सब चीजें होते हुए। वो एक एक आदमी को पहचानता है। आपको याद होगा हाथरस की बेटी के समय मैंने कहा था कि अगर उसको बचा लिया जाएगा, जिस तरह से मीडिया उसके आरोपों को निगलेक्ट कर रही थी, कि जो परिवार ने लगाए थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा था उस बच्ची को बचा लो, वो स्वयं बता देगी उसके साथ किसने, कब, कहां और क्या क्या अपराध किया है। उसी तरह से मैंने अमित के ऊपर भी चिंता जाहिर की कि अमित को बचाना चाहिए। पुलिस परिवार को डरा धमका के, जैसा मुझे परिवार ने बताया कि डरा धमका के पुलिस ले जाती है, और अर्थी का सामान, अंतिम संस्कार का सामान भी अपने साथ लेके आती है। एक कपड़ा परिवार को नहीं डालने दिया पुलिस ने उस बच्चे के ऊपर, जिस बच्चे को मां ने 9 महीने पेट में पाल के रखा, और 17 साल का अपना खून, दूध रूपी खून पिला पिला के बड़ा किया। जिस पिता ने भूखे प्यासे रह के अपने बच्चे के लिए सपने देखे, वो पुलिस मैन बनना चाहता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से जो गोली आएगी सरकार की, उसी गोली से, उसी पुलिस के जरिए उसको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। ये जुल्म वहां हुआ। फिर आनन फानन में परिवार को समझा के, बुझा के, डरा के, परिवार ने तो मुझसे कहा कि जबरन हमें डरा के कराया गया, और उस बच्चे के शव को अंतिम संस्कार कर दिया गया। मां चीखती रही, बहन चीखती रही, भाई चीखते रहे। मुझे संभल में 3 घंटे ज्यादा डिटेन रखा गया। मैं लड़ता रहा कि मुझे जाना है, जाना है। फिर जब मैं वहां पहुंचा, मैंने परिवार से बात की, तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई। आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि नालायक कर्मचारी अधिकारियों का दिल तब भी नहीं पसीजा उस एफआईआर में। उनकी जो मांगे हैं, वो तो सीधे सच्चे लोग हैं, उन्होंने किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कराया अब तक। उन मांगों को इस तरह से लिखा गया है, किसी एफआईआर में आपको पीड़ित पर परिवार के लिए जो मांगे समाज रखता है कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए, इनके लिए ये किया जाए, इनको नौकरी दी जाए, ये पार्क बने, 2 से अधिकार, उसको एफआईआर में लिखा जाता है, एफआईआर की मजाक बनाने के, एफआईआर को कमजोर करने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई खबर के साथ।